जेएमडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत के सूत्र। सेहत के सूत्र में आज हम बात करेंगे कैंसर की। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि प्रति वर्ष 76 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है और जिनमें से 40 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनकी असमय मौत होती है, यानी वो अपनी आयु पूरी नहीं कर पाते हैं, युवावस्था में ही उनकी मौत हो जाती है। विश्व कैंसर नियंत्रण संस्था ने इस वर्ष के लिए थीम दी है कि मैं हूँ और मैं रहूँगा कैंसर रोगियों के लिए, यानी उनमें इच्छा शक्ति पैदा हो ताकि वो अपना जीवन जी सकें। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जेके कैंसर संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर AK दीक्षित। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो आप कैंसर विशेषज्ञ हैं और संस्थान के निदेशक रह चुके हैं, लेकिन मैं एक और परिचय आप लोगों को देना चाहूँगा डॉक्टर साहब के बारे में कि डॉक्टर साहब कवि हृदय हैं, साहित्य साधना करते हैं और इसके अलावा अध्यात्म से जुड़ाव है। तो एक मंदिर में वो कभी कभी भागवत कथा भी सुना देते हैं जी। सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर साहब ने अपने समय को लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। वर्तमान में डॉक्टर साहब कानपुर शहर में रीजेंसी हॉस्पिटल है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कैंसर की कि ये जो विश्व कैंसर नियंत्रण संस्था ने जो 2025 में तक 25% कम करने का लक्ष्य रखा है, जो जिन लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। जी। कैंसर क्या है, इस विषय में सबसे पहले जानकारी दी। आखिरकार जो कैंसर ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जीन के स्तर पर होती है। जी। हर एक कोशिका में एक केंद्र होता है जिसको केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और उसमें हमारा जो जीनोमिक मटेरियल होता है जिसको DNA कहते हैं, और DNA में स्थित होते हैं जीन्स। जब इनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर एक कैंसर सप्रेशर जीन होता है। जब ये कैंसर सप्रेशर जीन ऑफ हो जाता है तो कैंसर होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और बहुत से ऐसे कारक हैं जो इस कैंसर सप्रेशर जीन को ऑफ कर देते हैं। अच्छा। चूँकि डॉक्टर साहब आप कानपुर में लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहे जी। और कानपुर में सबसे ज़्यादा मुख कैंसर का परसेंटेज पाया जाता है। जी। और उसकी वजह भी ये बताई जाती है कि कानपुर तंबाकू का शहर जैसे बन गया है। जी। तंबाकू के तमाम कारखाने भी हैं जी। और उन कारखानों की वजह से लोग तंबाकू का सेवन कानपुर में कुछ ज़्यादा ही करते हैं। जी। उसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो वो कैंसर उनको चपेट में लेता है, दूसरा वो जगह जगह गंदगी भी करते हैं। जी। जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी चला रखा है कि हर जगह साफ सुथरा रखा जाए। जी। तो ये मुख कैंसर क्या है? मुख कैंसर का मुख्य कारण आप सही कह रहे हैं कि तंबाकू है जी, और पान मसाला भी है। तो ये दोनों बहुतायात से इनका इस्तेमाल होता है, और कानपुर की लगभग आधी आबादी 50% आबादी इनका सेवन करती है, और हर तबके में इसका सेवन होता है। तो इस तरह से हम अपनी जो मुख की श्लेष्मा है, मुख की जो अंदरूनी सतह है, उसका एक तरह से बार बार उसका अपमान करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, और जब वो विद्रोह कर देती है इस इंसल्ट के लिए, तब वो कैंसर बनता है। और ये एक दिन में नहीं होता है। किसी ने मान लिया पान मसाला गुटखा खाना आज शुरू किया तो 20 साल बाद लगभग उससे कैंसर बनता है। 15 से 20 साल तक हमारी देह, हमारा मुख उस अपमान को बर्दाश्त करता है, और फिर जब वो जवाब दे देता है तब कैंसर बनता है। और इसीलिए इस बारे में जो जागरूकता है लाभप्रद हो सकती है। अगर हम लोगों को छुड़ा पाएँ तो वो कैंसर से बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये कैंसर फैलता कैसे है? क्योंकि शरीर में जी। धीरे धीरे ये प्रवेश करता है, आपने बताया जैसे 15 से 20 साल जी जी फैलने में लग जाते हैं। जी। पहले तो जहाँ पर अपमान हो रहा है, देखिए मुख में किसी खास जगह पे कुछ लोग तम्बाकू रख के सो जाते हैं, कुछ लोग तम्बाकू दबा लेते हैं, कुछ लोग पान मसाला गुटखा एक खास जगह दबाते हैं, वो जगह ज़्यादा प्रभावित होती है और वहाँ की कोशिकाएं पहले विद्रोह करती हैं। और जब ये कोशिकाओं के विद्रोह से वहाँ कैंसर पनप जाता है तो फिर कैंसर आसपास भी फैलता है। आसपास होती हैं लिम्फ ग्रंथियाँ, उन लिम्फ ग्रंथियों में पहुँचता है। आसपास होती हैं मांसपेशियाँ, मांसपेशियों में पहुँचता है। आसपास होती हैं हड्डियाँ, हड्डियों में पहुँचता है। और रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा दूरस्थ स्थानों में शरीर के पहुँच जाता है। इस तरह से कैंसर एक जगह पनपता है, फिर बाकी कहीं भी जा सकता है देह में। इसीलिए हमें कैंसर के लिए कुछ विशिष्ट जांचें करनी पड़ती हैं कि पहले कैंसर का पता लग जाए कैंसर है कि नहीं, फिर कैंसर का फैलाव क्या है। जब ये दोनों चीज़ें देख ली जाती हैं तब कैंसर का उपचार बेहतर ढंग से हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि इसके लिए कुछ विशिष्ट जांचें होती हैं, जी। किन जांचों से ये पता लग जाता है कि फला व्यक्ति, या उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या लक्षण होते हैं जिससे एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति कैंसर का हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुख कैंसर की हम लोग बात करें जी। उदाहरण के रूप में, तो मुख कैंसर के लिए मैं जहाँ भी बोलता हूँ, जहाँ भी अपनी बात कहता हूँ, मैं 3 चीज़ें कहता हूँ कि हर एक कानपुर वासी को याद होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ये 4 उंगलियाँ सीधे मुंह के अंदर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर नहीं जा रही हैं तो कैंसर के डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, माने मुंह खुलना कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मुंह में सफ़ेद या भूरे चकत्ते हो गए हैं, जिनको हम चिकित्सकीय भाषा में ल्यूकोप्लेकिया मेलानोप्लेकिया कहते हैं, अगर वो बन गए हैं, किसी व्यक्ति का चेहरा डस्टबिन की तरह दिख रहा है, तो उसे कैंसर के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ एक जो याद कराता हूँ मैं, वो ये है कि कोई भी छाला या घाव मुंह के अंदर है जो ठीक नहीं हो रहा है, साधारणतः कोई भी छाला या घाव होता है 10-15 दिन में ठीक हो जाता है, अगर नहीं वो ठीक हो रहा है तो कैंसर के डॉक्टर को दिखा लिया जाए। इस तरह से ये अगर कदम उठाया जाए ऐसे में तो ये बहुत लाभप्रद होता है और प्रारंभिक अवस्था में लोग आ जाते हैं। कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सकता है और आजकल तो ऐसी जांचें उपलब्ध हैं कि आपको बायोप्सी करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये पता कर सकते हैं कैंसर है कि नहीं। जैसे एक नई जांच आई है पेट सीटी, पिछले 5-10 सालों में इसका उपयोग बहुत होने लगा है। और जब हम एक इंजेक्शन लगा के मरीज को एक खास मशीन पर लेटाते हैं तो वो इंजेक्शन का जो रसायन होता है ना, वहाँ जाके लोकलाइज हो जाता है और वो हिस्सा जो है मशीन पर ग्लो करता है, अलग चमकता है। तो कैंसर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से पहचान आ जाता है कि हाँ कैंसर है, इसकी बायोप्सी करी जाए। जी। अच्छा अच्छा जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुख कैंसर की बात बताई जी। लेकिन दूसरे तरीके के, क्योंकि स्त्रियों में भी कैंसर तो जी। ऐसा रोग है जो स्त्रियों में भी होता है, जी, बिल्कुल। पुरुषों में होता है, जी। बल्कि स्त्रियों में कुछ ज़्यादा ही होता है। जी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ हाँ बिल्कुल, या सर्विक्स कैंसर है, जी। ये स्त्रियों में पाया जाता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के एक पेशेंट, हमें तो याद है कि आपने एक बार बताया था कि पुरुषों में भी हाँ हाँ होता इस है। तरीके की तकलीफ होने लगी है। 1%। हाँ जी तो ये दूसरे तरीके के जो कैंसर्स जी। हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे मुख्य बारे में आपने बिल्कुल, बताया। बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। इसके लिए विशेषज्ञों ने कैंसर के चेतावनी लक्षण तय किए हैं। अच्छा। एक चेतावनी लक्षण इसमें यह है कि शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो, स्तन में हो या कहीं भी हो, तो उस गांठ को नज़रअंदाज ना करें। अगर वो गांठ बढ़ रही है तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, तुरंत कैंसर के डॉक्टर को दिखाएं। वो आवश्यक जांच कर लेगा, पेट सीटी जांच कर लेगा या बायोप्सी कर लेगा या सुई डाल के जांच कर लेगा, तो कैंसर को सुनिश्चित किया जा सकता है। पहली चीज़ ये है, कोई भी गांठ हो उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, अनियमित रक्तस्राव अगर है, महिलाओं में माहवारी के अलावा अगर खून जाता है, माहवारी बंद हो गई 5-10 साल पहले, फिर जाने लगता है, और ख़ास तौर से पुरुष के साथ संसर्ग करने पर खून जाता है बार बार, तो महिलाओं को अपने गर्भाशय ग्रीवा की जांच करा लेनी चाहिए। खास तरह की मशीन आती है जिसको कहते हैं कोल्पोस्कोप, उससे कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सकता है और पेट सीटी जैसी जांचों से उसके प्रसार को भी देखा जा सकता है। तो कहीं से भी अनियमित रक्तस्राव हो, पाखाने के रास्ते से भी हो सकता है ये अनियमित रक्तस्राव, ये बलगम में भी हो सकता है अनियमित रक्तस्राव जी। तो फेफड़े का कैंसर पता लगेगा। अगर पखाने के रास्ते से है तो गुदाद्वार का
या पेट के अंदर जो कैंसर है वो पता लगेगा। और एक चीज़ और जो बताऊं कि जो एक लक्षण जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चेतावनी लक्षण है, वो है अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ 2-3 सप्ताह तक भारी बनी रहे, इलाज के बाद भी ठीक ना हो, तो ये स्वर यंत्र का कैंसर हो सकता है। तो इसके बारे में कैंसर के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दिमाग का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, इसके बारे में भी चेतावनी लक्षण है कि अगर सर में दर्द बहुत तेज हो, उससे उल्टी वगैरह होने लगे और वो दर्द बार बार हो, तो उसमें जांच कराने की आवश्यकता है। पेट सीटी की जांच होती है, एमआरआई की जांच होती है, सीटी स्कैन की जांच होती है, जिसके द्वारा दिमाग के कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सकता है। ये एक खास तरह के चेतावनी लक्षण हैं। जरूरी नहीं कि कैंसर हो इनमें, कैंसर लेकिन ऐसी बीमारी है कि उसको अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लिया जाए तो पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन चेतावनी लक्षणों को व्यक्ति को याद रखना चाहिए, और अगर नहीं याद रख पाते हैं आप, तो कम से कम साल में एक बार अगर अपना वार्षिक कैंसर चेकअप करा लें। इसको आजकल विशेषज्ञ बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि 35 साल के बाद तो 40 साल के बाद तो ज़रूर कराना चाहिए। उसके पहले अगर कोई परिवार में कैंसर का इतिहास है तो पहले भी कराया जा सकता है, लेकिन 40 के बाद एक वार्षिक कैंसर परीक्षण की बात अब की जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से कैंसर के लक्षण हैं जी, और किस तरीके की जांचों के माध्यम से जाना जा सकता है जी, कि व्यक्ति को कैंसर है। क्योंकि ये बात सही है कि कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही अगर पता लग जाए कि कैंसर है तो उसका पूर्णतया इलाज किया जा सकता है। जी, जैसा आपने लाइकोप्लाकिया बताया जी, कि प्रारंभिक लक्षण में वो होता है। जी, जी, मैं ऐसे 2-3 पेशेंट्स को जानता हूँ जी। जिनको ये लक्षण हुआ था और दे आर बिल्कुल फिट फाट हैं। जी, 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 तो अब हम बात करेंगे कि इसकी इलाज क्या है। जी, यदि किसी अंग में शरीर के मुख में हो जी, या गर्भाशय में हो जी, या उसकी ग्रीवा में हो जी। या ब्रेन में हो, जी। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, कैंसर का उपचार इस समय मुख्यतः 3 पद्धतियों से होता है। जी, ये पद्धतियाँ आधारित हैं इस पर, पहले ये था कि जहाँ भी कैंसर उसको निकाल दो, वो शल्य चिकित्सा, अधिक से अधिक निकाल दो, आसपास का हिस्सा भी निकाल दो ताकि कैंसर वापस ना आए। ये शल्य चिकित्सा पहले हुआ करती थी। लेकिन उससे चेहरे पर जैसे हो रही है, मुख कैंसर की हो रही है, जी, तो जी। चेहरा थोड़ा सा कुरूप हो जाता था, विद्रूप होता था, लोग बाहर निकलने में कतराते थे। प्लास्टिक सर्जरी है उसके साथ साथ, तो सर्जरी बेहतर हुई। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शल्य चिकित्सा ना करनी पड़े तो कैसा रहे? तो जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस पर काम किया, और अब तरीके ऐसे ईजाद हुए कि विकिरण चिकित्सा है, जिसमें कैंसर को नष्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक तो रिमूवल था पहले, अब फिर होगा डिस्ट्रक्शन। कैंसर की कुछ दवाएं आई, उसमें कैंसर कोशिकाओं को समूल नाश किया गया। तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये 2 पद्धतियां आई। ये नॉन सर्जिकल पद्धतियां हैं। इसमें बिना कुछ काटे पीटे भी कैंसर ठीक किया जा सकता है, और बहुत से कैंसर खाली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से भी ठीक होते हैं। तीसरी जो और पद्धति आ रही है वो है इम्यूनोथेरेपी। वो अभी इन्फेंसी में है, अभी उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कैंसर को रिपेयर करा जा सकता है शरीर के अंदर। बिना कोई दवा डिस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ रिपेयर करा जा सकता है। कुछ दवाएं आती हैं, उनको आपने दिया तो वहीं जाकर काम करेंगी जहाँ पर कैंसर बनने की प्रक्रिया चल रही है, कैंसर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वो वहाँ जाकर कहीं किसी न किसी स्तर पर ऐसा काम करेंगी कि वहाँ कैंसर बनना कट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ तक कि जीन के स्तर पर भी हम जो कैंसर सप्रेसर जीन है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर एक बार सप्रेस होने के बाद उससे काम ना कर रहा हो तो फिर कैसे काम करा सकते हैं उससे, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। और अब ये रिपेयर वाली जो पद्धति है इम्यूनोथेरेपी, इस पर बहुत शोध हो रहा है। पिछली बार नोबेल पुरस्कार जो है इसी पद्धति पर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पद्धतियाँ हैं कि शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये 4 पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा
हम कैंसर को समूल रूप से नष्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जी। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम पुनः इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। देश, प्रदेश, शहर या गांव की, शासन, प्रशासन या शहरियाम की, जो होगा जरूरी मसला, JMD उठाएगा उस पर आवाज। देखिए मनोज त्रिपाठी के साथ जरूरी मुद्दा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3 बजे, मंगलवार, गुरुवार, रविवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सेहत के सूत्र में कैंसर पर। कैंसर पर अभी आपने डॉक्टर दीक्षित से जाना कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अब हम उसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे कि कॉमन कैंसर क्या क्या हैं, शरीर के किन किन अंगों में कैंसर प्रभावित करता है। जी, सबसे जो कॉमन कैंसर है कानपुर में या उत्तर प्रदेश में या भारत में, वो है मुख कैंसर। सारे कैंसर का लगभग 30% है। अच्छा, तो ये एक बड़ी संख्या है। मुख्य चुनौती हमारी मुख्य कैंसर पर है और मुख्य कैंसर से निपटना अब धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। तो ये बात तो मुख्य कैंसर की है। मुख्य कैंसर में हमें तीनों पद्धतियों की आवश्यकता होती है, कभी शल्य चिकित्सा की, कभी खाली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। तो मुख कैंसर के बारे में ये हमें खास तौर से जानना चाहिए कि मुख कैंसर का इलाज संभव है। दूसरी जो कॉमन कैंसर है इस समय इधर बढ़ा है पिछले 15-20 सालों में, वो है पित्त की थैली का कैंसर। जी, पित्त की थैली का कैंसर जो है, जो रासायनिक उर्वरक हैं जो सब्जी उगाने में इस्तेमाल होते हैं या खेती करने में इस्तेमाल होते हैं, ये फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स, तो ये माना जाता है कि ये हमारे भोजन में जा रहे हैं और हमारे भोजन में जाने की वजह से ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वो पित्त में जाके, जब पित्त की थैली में पित्त के रूप में पहुंचते हैं, वहाँ पर वो पथरी बनाते हैं और पथरी अगर बहुत समय तक बनी रहे तो वो वहाँ कैंसर पैदा कर देती है। ये कैंसर इधर बढ़ा है। पिछले ये कैंसर पहले बहुत कम होता था और इधर लेकिन
करीब 5 से 10% कैंसर जो हैं इसके हो रहे हैं। तो ये एक कॉमन कैंसर है और इसका उपचार प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी के द्वारा और कीमोथेरेपी के द्वारा करा जाता है। ये कैंसर भी ठीक होता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदा कदा अल्ट्रासाउंड बड़ा उपयोगी होता है और अगर पेट में कोई भी तकलीफ़ है और नहीं भी है तो साल में एक बार अगर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो कैंसर महिलाओं का है, स्तन कैंसर है और स्तन कैंसर के लिए महिलाएं अपना स्वयं परीक्षण खुद कर सकती हैं। नहाते समय, माहवारी जब समाप्त हुई हो उसके बाद का जो हफ्ता होता है वो सबसे अच्छा होता है। नहाते समय कोई भी गांठ है अपने हथेली से उसको अच्छी तरह से चारों तरफ हथेली घुमा के देख लें। अगर कोई गांठ नज़र आती है तो कैंसर के डॉक्टर दिखा लें। तो स्तन कैंसर भी पूरी तरह ठीक होता है अगर हम सही ढंग से जागरूक रहें इस बारे में। फेफड़े का कैंसर भी प्रदूषण की वजह से होता है और धूम्रपान की वजह से होता है। फेफड़े के कैंसर के लिए एक्सरे की जांच सामान्य जांच है। अगर उसमें कोई शक होता है तो फिर सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन करा जा सकता है और कैंसर को पकड़ा जा सकता है। स्वर यंत्र के कैंसर में या खाने की नली कैंसर में यहाँ पर हमें कुछ एंडोस्कोपीज करनी पड़ती हैं। ये भी कॉमन कैंसर हैं और इनमें हम दूरबीन की जांच जो कहते हैं उनके द्वारा कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं और कैंसर को जब प्रारंभिक अवस्था में पकड़ के ठीक से उसका पूर्णतः इलाज कर सकते हैं। यही दिमाग का कैंसर उतना कॉमन तो नहीं होता है, हड्डियों का कैंसर होता है वो भी उतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। और अगर कहीं भी हड्डी में कहीं दर्द है एक खास जगह पर और वो दर्द असहनीय होता है तो तुरंत दिखाएं कैंसर के डॉक्टर को, उसकी जांच कराएं। उसकी जांच आसान होती है। दिमाग के लिए, सर दर्द के लिए भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जागरूक अगर हम रहेंगे तो जो सामान्य कैंसर हैं, जो ज़्यादातर पाए जाने वाले कैंसर हैं, वो जल्दी पकड़ में आएंगे। रक्त का कैंसर जैसे है, वो रक्त का कैंसर बच्चों में ज़्यादा होता है। गिल्टियों में कैंसर है, बच्चों में और बड़ों में होता है। तो इसके लिए इसमें जो लक्षण होता है कि व्यक्ति अचानक कमजोरी महसूस करने लगता है, उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो और कुछ कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो उसमें बोन मैरो की जांच करनी पड़ती है। तो ये जो रक्त का कैंसर है ये भी अगर सही स्टेज में हमें पता लग जाए तो इसका भी अब उपचार संभव है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई कि कॉमन कैंसर्स क्या हैं, उनकी जांच कैसे हो सकती है। जी। एक जब कैंसर जैसे ही बताता है, कोई डॉक्टर डायग्नोज करता है कि जी। फलां व्यक्ति को कैंसर हो गया जी। है, तो उसकी मनोदशा बड़ी खराब हो जाती है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, जरा इस पर भी हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। कुछ नए कैंसर विशेषज्ञ तैयार हुए हैं जिनको कहते हैं कैंसर मनोवैज्ञानिक। अच्छा। और अमेरिका में जो स्लोन केटरिंग अस्पताल है वहाँ पर पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसमें प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। एक जिमी हॉलैंड करके हैं मनोवैज्ञानिक, वो नहीं रही, उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया और हमारे कानपुर में भी दिशा में काम हुआ। मुख कैंसर का जो मनोविज्ञान है उस पर काफ़ी काम हुआ। हमारे यहाँ से एक डॉक्टर गई थी, उन्होंने वहाँ स्लोन केटरिंग गई, उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की, हमारे साथ वो काम भी करती हैं, हमारी सहयोगी हैं डॉक्टर नमिता शर्मा, और वो कैंसर मनोवैज्ञानिक में महारत हासिल रखती हैं। तो पहले जब किसी को कैंसर पता लगता है तो ज़्यादातर घर के लोग चाहते हैं उसको ना बताएं। हाँ, ये सोचते हैं कि वो तनाव में आ जाएगा, और लेकिन हम लोगों ने पाया है कि उसको बताने दीजिए, डॉक्टर को, कैंसर मनोवैज्ञानिक को बताने दीजिए, उससे उसकी काउंसलिंग कराइए। वो इस ढंग से बताते हैं कि व्यक्ति शॉक में भी नहीं जाता है और उसको बीमारी से लड़ने की ताकत भी साथ में मिलती है। ये खास तौर से उन लोगों की खास बात होती है कैंसर मनोवैज्ञानिकों की कि वो अपनी काउंसलिंग से उनके अंदर जज्बा भर देते हैं कैंसर से लड़ने का, साहस पैदा कर देते हैं। साहस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो भी होती है, डिप्रेशन होता है, उसका वो पूरी तरह से सही ढंग से सही तरीके बता करके उसको समाप्त कर लेती हैं और व्यक्ति कैंसर से लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से जानकारियाँ दी कि कैंसर के लक्षण क्या हैं,
और उनका इलाज क्या है। जी। अब सबसे अंत में मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए जी। कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं जी। और कोई विशेष संदेश अगर आप देना चाहते हैं। हाँ हाँ, देखिए इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से कैंसर हमारे आदतों के कैंसर हैं। जैसे पान मसाला गुटखा है, ये हमारी आदत है, इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक बात। और हम लोग खुद प्रयास करें, कैंसर मनोवैज्ञानिक की सहायता लें इसमें। और इसके लिए कुछ च्युइंगम बनाए गए हैं जिनको निकोटीन च्युइंगम कहते हैं। कुछ पैचेज आते हैं जो आप चिपका दी, से थोड़ी थोड़ी निकोटीन निकलती रहती है, धीरे धीरे उनकी निकोटीन की मात्रा कम करते जाते हैं और लोगों का पान मसाला गुटखा तम्बाकू छूट जाता है। तो ये संभव हो पाया है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं। खान पान में बदलाव होना चाहिए। खान पान में हमें हरी सब्जियां हैं, टमाटर है, हल्दी है, इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर जो पान मसाला गुटखा खाते हैं उनके लिए मैं डाइट बता रहा हूँ कि वो लोग अपने मुख की सफाई अच्छी रखें, पहली चीज़। दूसरा, हरी सब्जियों का सेवन अच्छा करें, टमाटर का सेवन अच्छा करें। और अगर कहीं उनके मुख में कुछ गड़बड़ी है, जिसको हम लोग कह रहे थे प्री कैंसर, सफ़ेद चकत्ता या भूरा चकत्ता या कोई ऐसा छाला, तो ये इसको कहते हैं प्री कैंसर। कैंसर इसके ऊपर बाद में बनता है। तो उस प्री कैंसर लेवल पर अगर डायग्नोसिस हुई है तो ख़ासतौर से कुछ दवाएं आई हैं जो हल्दी से बनी, आपको ताज्जुब होगा। और हल्दी अच्छा। जितनी चाहिए उसके लिए 7 किलो हल्दी आपको रोज़ खानी पड़ेगी, वो खा नहीं सकते आप। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसके नैनो पार्टिकल बनाए। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी ज़माना है, बहुत महीन पार्टिकल, उसमें जो तत्व है कुरकुमिन, उसके कैप्सूल बनाए गए और वो बाजार में उपलब्ध हैं। जहाँ पर प्री कैंसर की संभावना होती है वहाँ हम लोग उसको देते हैं। ऐसे टमाटर से एक तत्व निकाले गया लाइकोपिन, और वो लाइकोपिन टमाटर में होता है। टमाटर आप खाते हैं तो लाइकोपिन जाता है। अगर सामान्य रूप से आप खाते हैं तो कैंसर को रोका जा सकता है। और अगर प्री कैंसर हो गया है तो वहाँ पर वो कैंसर बनने से रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको खाने को पड़ेंगे 7 किलो टमाटर रोज़, वो खाना संभव नहीं है। तो उसके भी लाइकोपिन के भी कैप्सूल बनाए गए और वो बाजार में उपलब्ध हैं। तो जिनको प्री कैंसर है उनको वो वाले दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर आप हरी सब्जियां खाते हैं, अगर टमाटर अपने खाने में रखते हैं, हल्दी खाते हैं। हल्दी देखिए हमारा बड़ा पैतृक वो रसायन है। हाँ, बिल्कुल। और जब हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, रात में कहीं किसी को चोट लग गई या कुछ है, या स्वस्थ रहने के लिए हाँ, तो दूध में हल्दी पीने की सलाह दी जाती थी। तो वो एक नए ढंग से हमारे बीच आई है हल्दी, और उसका उपयोग हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। तो हमारी आदतों में साहब एक लाइन में संक्षेप में बता दीजिए, वो कैंसर इंश्योरेंस की बात आप कर रहे थे, क्या जी है? जी जी वो मैसेज दे दीजिए। तो कैंसर का इलाज लोग महंगा मानते हैं और इसलिए कैंसर के इंश्योरेंस की बात हो रही है। और कैंसर का इंश्योरेंस अब संभव है, कई कंपनियां खाली कैंसर के लिए इंश्योर करती हैं, और 10-15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करीब 400-450 रुपये का प्रीमियम आता है महीने का। और अगर साल भर का लें तो उतना ही करीब होगा 2000-2500 के आसपास। और जब व्यक्ति को कैंसर हो गया, क्योंकि 100 में एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना होती है, और जब 100 में एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है, तो अगर उसे कैंसर हुआ तो व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाते हैं, और कोई आगे किस्त नहीं पड़ती, उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, वो ठीक से इलाज। अभी हमने एक मरीज का इलाज किया, उसको 10 लाख रुपए मिले और वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, जो आपने हमारे चैनल तक आए और आपने कैंसर पर एक जागरूकता पैदा की, लोगों को बताया कि किस तरीके से अच्छा इलाज कराया जा सकता है, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, और उससे अच्छी बात आपने बताई कि मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको तैयार रहना चाहिए। कैंसर अब लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपने भी जाना कि किस तरीके से कैंसर ऐसा अपनी जीवन शैली और खान पान का तौर तरीका, जैसा डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है, उसके अनुसार पालन करें। और ख़ास तौर से उन परिवारों को ध्यान रखना चाहिए जिन परिवारों में कैंसर है, उनको सुझाव देना चाहिए कि वो अपने यहाँ खान पान और रहन सहन का तरीका इस तरीके से कर लें, तो वो इससे बच सकते हैं। आज सेहत आप देखते रहिए।
hotels, comfort,